एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। आखिरकार एक्टिवेशन एनर्जी का रियल फील क्या है, वो किस तरीके से एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक फ्यूल के जलने कंबशन इन सब रिएक्शन होने से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा कि तुम हेडिंग डालो क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन होने के लिए अगर अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी हम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, तो कॉलिजन थ्योरी ये कहती है कि रिएक्शन होने के लिए दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है जेड, जिसे बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और दूसरा होता है एफ, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। जैसे फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ये कहता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1000 मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कॉलिजन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इफेक्टिव कॉलिजन। अब तुम्हारे दिमाग, जैसे मान लो इसमें से इसने किए 2, तो वो ही आएगा 2/1000, मतलब इफेक्टिव फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा कि भैया ये इफेक्टिव कॉलिजन कौन सी बला का नाम है? इफेक्टिव कॉलिजन तो समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि कई लोग बच्चों को जिसने कॉलिजन थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, वैसे अपलोडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इफेक्टिव कॉलिजन में दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है एनर्जी बैरियर, जो रिलेटेड है जहाँ से थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले हम पहले एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर को समझेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करो, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की एक सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कॉलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज अ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसका मतलब ये है कि आखिरकार 1 सेकेंड में 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने कॉलिजन हो रहे हैं। समझ रहे कितने कॉलिजन हो रहे हैं, और उनमें से निकालना है कि इफेक्टिव कॉलिजन क्या है। इफेक्टिव कॉलिजन के लिए दो फैक्टर हैं, एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। तो सबसे पहले आखिरकार हम लोग बात करते हैं एनर्जी बैरियर के ऊपर। देखो, एनर्जी की बैरियर की कुछ इस तरीके से कहानी है कि जैसे मान लो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल से दूसरा, ये मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल से। अब देखो, कॉलिजन थ्योरी पढ़ चुके हो या जानते हो, तो कॉलिजन थ्योरी कहता है कि जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तब जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। इस कॉलिजन में कुछ बॉन्ड बने, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे और रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के पास एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो कॉलिजन कर सकें। क्या कर सकें? उसको कर सकें। और उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो तुम डेफिनेशन क्या लिखो थ्रेशोल्ड एनर्जी की, कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पजेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्टेंट की वो एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए रिएक्शन करने के लिए। लेकिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, जस्ट दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो एक दुकान है और दुकान में कोई सामान, मतलब तुम्हें कोई सामान खरीदो, मान लो एक किताब है और उस किताब की कीमत है 500 रुपये। कितनी है? 500 रुपये। ये रहे तुम, और तुमको ये बुक खरीदनी है। तो मैं अगर तुमसे कहूँ कि बताओ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपए तुम्हें घर से कितने लेके चलने चाहिए, मतलब कितने तुम्हें घर से मिनिमम पैसे लेके चलना चाहिए किताब खरीदने के लिए, तुम कहोगे भैया अगर 500 रुपये की किताब तो कम से कम 500 रुपये तो तुम्हें चाहिए ही हैं। क्या चाहिए? 500 रुपये तो चाहिए हैं। यही 500 रुपये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऐसे ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी तो चाहिए ही है, तब जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब दूसरा फैक्टर आता है जिसे कहते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। क्या था? ओरिएंटेशन बैरियर। चाहे रिएक्शन हो या जिंदगी हो,
सक्सेस अचीव तभी होती है जब कोई वर्क एक प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में किया जाता है। अब देखो इसका कहने का मतलब अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ए रहा, तो ये नहीं कि कैसे भी टकरा जाएं। जब ये टकराए तो इनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। उस डायरेक्शन में टकराएंगे तब जाके इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। कॉलिजन थ्योरी में फुल डिटेल में पढ़ाया गया, वहाँ जाके पढ़ लेना। इतनी सिंपल सी बात होना चाहिए। मतलब प्रॉपर हिटिंग इज नोन एज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो आखिरकार दो फैक्टर होगा कि नहीं, कि एक मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और दूसरा रहा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ये बताता है कि जिसने एनर्जी बैरियर का भी काम पूरा कर लिया है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी उससे ज़्यादा है और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो रहा है, तब जाके उसे कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। मतलब एनर्जी भी होनी चाहिए और सही टारगेट पे भी लगना चाहिए। जैसे मान लो ये पेड़ है, ये तुम खड़े हो और इस पेड़ में लगे हैं आम। तो जो तुम्हारे पास पत्थर है, तो पत्थर में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि यहाँ तक जा सके और इस पत्थर को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में लगना चाहिए ताकि ये आम टूट सके। यही कहानी होती है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन थ्योरी की। वहाँ फुल डिटेल में समझाया है। इतना समझ में आया कि नहीं आया है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हें एक छोटी सी सिंपल सी बात बताएं कि जो कॉलिजन थ्योरी है ना, अगर गलती से 11th क्लास में पढ़ा हो काइनेटिक गैस थ्योरी, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं पढ़ा तो कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट जितना ज़रूरत है यहाँ समझा देंगे हम। देखो उसके अकॉर्डिंग हमें समझते हैं कि जैसे मान लो एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। हमें मान के चलते हैं कि ए एंड बी में रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ए को हम करते हैं ब्लैक से, ए ब्लैक से है, ए रहे ब्लैक से। और जो तुम्हारे पास बी है, ए है इस पिंक कलर से। समझे कि नहीं समझे? ये रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक चीज़ तुम जानना, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि जितने इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। मतलब कि अगर इसके पास 10 जूल है तो ज़रूरी नहीं है कि इसके पास भी 10 जूल ही होगी। किसी के पास कम होती है और किसी के पास ज़्यादा होती है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्पेयर शेप में हम मानते हैं, और ये एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। और कोलिजन करने से, और इलास्टिक कोलिजन होता है तो इनकी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती रहती है। क्या होती रहती है? एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी, मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। एनर्जी ट्रांसफ़र होने का मतलब होता है कि जैसे मान लो कॉलिजन, मान लो ये आ रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, इससे टकराया। ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड चल रहा था, इससे टकराया। मान लो इसकी एनर्जी, इसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो गई। स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv²। वेलोसिटी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो इसी सब को हम समझते हैं एक ग्राफ से। देखो अब जो ग्राफ बनने वाला है वो बनने वाला है किसके बीच का? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी। क्या? एनर्जी। मतलब बेसिकली एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी होगी, बाकी दूसरी भी एनर्जी, लेकिन जस्ट यहाँ समझना कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है Ne/Nt।
एनी मतलब क्या है, एनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई, मतलब एनी वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास ई एनर्जी होती है, समझे कि नहीं समझे। और टी क्या होते हैं, टी मान लो वो टोटल मॉलिक्यूल्स, क्या आखिरकार टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, घबराओ नहीं, पहले जस्ट इतनी सिंपल सी बात समझ लो कि फिर हम समझाते हैं। जैसे मान लो कि ई एक नाम का एक क्राइटेरिया है, क्या है, एक ई एक नाम का क्राइटेरिया है, तो तुम इस ई को इस तरीके से समझ सकते हो कि ई है एक मिनिमम एनर्जी फॉर कॉलिजन। क्या है, ई क्या है, एक मिनिमम एनर्जी है इफेक्टिव कॉलिजन करने के लिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब ई क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हम क्या कहते हैं कि एनी वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होती है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एंटी मतलब टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं 100, और हमने डिफाइन क्या कर दिया है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है 15। तो हम करते हैं कि एन ई हमारे पास हैं 20 मॉलिक्यूल्स, मतलब 20 मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी 15 से ज़्यादा है, और बाकी जो 80 हैं उनकी इससे कम है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बेसिक मतलब क्या है इसका। तो अगर हम तुमसे कहें कि एन ई अपॉन एन टी निकाल लो तो 20/100, 0 से 0 गए 0.2, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 0.2, क्या है 0.2। और इसी को देख के अब देखो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ कई जगह तुमने देखा होगा, ग्राफ कुछ बनता है इस तरीके से, ग्राफ बनता है इस तरीके से। यहाँ मान लो ये 0 जूल है, ये आगे बढ़ते जाते और हमने देखा कि यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ है 15 जूल, 16 जूल, 17 जूल, एक्स चलता जाता है। अब देखो इस पॉइंट को याद रखना, और इस पॉइंट को याद रखना, समझे कि नहीं समझे। देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाला याद रखना यहाँ से लेके यहाँ तक का। देखो इस बात को इस तरीके समझते हैं, यहाँ मान लो 0.2 है आंसर, यहाँ 0.3 है, 0.4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ मान लेते हैं हमने कहा 0.8, यहाँ मान लेते हैं क्या 0.1, यहाँ मान लेते हैं 0.05। देखो इसको अगर निकालोगे तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ मान के चलते हैं 10 जूल। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी। मतलब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास है। क्या मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास है। अब अगर तुम एक चीज़ इसमें ऑब्ज़र्व कर रहे होगे, तो एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होगे कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास कम एनर्जी है, और बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है। और हमने क्या कहा है कि इफ़ेक्टिव कॉलिजन सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है। इसका मतलब है कि सिर्फ इसके बाद जो हैं, ये जो वाली एक पोर्शन है, यही लोग क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव कॉलिजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 100 में से सिर्फ
20 मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कॉल्यूजन कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये रहा ना 0.2 मतलब यहाँ से जोड़ोगे यहाँ तो ये जो पोर्शन आ रहा है, मतलब सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स ही इफेक्टिव कॉल्यूजन कर सकते हैं, बाकी 80% इफेक्टिव कॉल्यूजन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बाकी सबकी 15 से एनर्जी कम है। मुझे पता है बोरिंग लग रहा होगा, जस्ट इसको इस तरीके समझो कि एक ग्राफ है, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये एनर्जी का है। ये ग्राफ इस तरीके का है, यहाँ अगर माने निकाला और ये पॉइंट आया कितना, ये आया, इसको मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 8,30। तो इसका मतलब ये है कि 30 मॉलिक्यूल्स के पास 8 जूल एनर्जी है। अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं तो इसका 10,80, तो इसका मतलब ये है कि 80 मॉलिक्यूल्स के पास 10 जूल एनर्जी है। वैसे ग्राफ थोड़ा उल्टा सीधा बन गया है, क्योंकि 80 जूल तो इतना कम, इसको हम मान लेते हैं क्या, 6 मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 60 मॉलिक्यूल्स के पास 10 जूल एनर्जी है। अब आते हैं यहाँ, ये 15,20 करते इसको, तो इसका मतलब ये है कि 20 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी 15 जूल है। और आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम मान लेते हैं 18, तो 18,10 मतलब 10 मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनके पास 18 जूल एनर्जी है। तो ये सोच लो कि जो इसके, मुझे पता है बोरिंग लग रहा होगा, इसलिए ज़्यादा से अब डिटेल में नहीं जाते हैं, नहीं तो और ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी। हाँ, अब देखो इम्पोर्टेंट रोल आता है टेम्परेचर का। मैं बता दूंगा एंड में कि तुम्हें क्या क्या याद रखना है। जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, अब ये मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। अभी 100 में से 80 मॉलिक्यूल्स वो थे जिनके पास 100 में से 20 मॉलिक्यूल्स वो थे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी थी। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इनकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, वेलोसिटी इंक्रीज़ होने से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई। तो इसका मतलब है कि अब 100 में से 30 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लॉजिक क्या? टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ करोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब यही ग्राफ क्या देखने को मिलेगा, ग्राफ हो जाए कुछ इस तरीके से शिफ्ट। अब देखो ये जो पोर्शन, ये पोर्शन ज़्यादा आ गया कि नहीं आ गया है, और अब मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, देखो मान के चलते हैं कि यहाँ आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ मान के चलते हैं 0.5, मतलब अब 50 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, बाकी सबके पास है इतना। मैं आखिरी में यही बात कहूँगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, और वेलोसिटी इंक्रीज़ होने से एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव कॉल्यूजन करना स्टार्ट कर देते हैं। बस ज़्यादा डिटेल में जाओगे फंस जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से किस तरीके से उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। और बताएं, जैसे ही तुम्हारा इफेक्टिव कॉल्यूजन इंक्रीमेंट हो जाएगा, वैसे ही रेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉल्यूजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू F इंटू जेड। कॉल्यूजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, और अगर क्या बोलते हैं इफेक्टिव कॉल्यूजन इंक्रीज़ हो जाता है तो रेट अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है। और रेट मतलब K की वैल्यू,
मुझे पता है कि बहुत कुछ यहाँ एक जैसा मिल गया है, समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं इसलिए कहूँगा कि एक्सप्लेनेशन था, पता है दिक्कत करी होगी, क्योंकि पहली बात तुमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं पढ़ रहा है, और दूसरी बात एक कोलिजन थ्योरी भी नहीं पढ़ी, इसलिए पूरा दिमाग में ब्लॉक कर रहा होगा, पता है। इसलिए आगे चल के इसे और आसान बनाएंगे। लेकिन अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो जो बेसिक चीज़ें हैं कि इम्पोर्टेंट बात है कि इफेक्ट कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, और इतना याद रखना कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। बस समझे कि नहीं समझे। अब हम जंप करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी में इतनी मगजमारी नहीं है। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए तुम्हें ये वाली सब चीज़ें समझने की ज़रूरत थी। जब तक तुम इन सबको नहीं समझोगे एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या बात करने वाले, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, बाकी सब थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है, इसे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में हर एक बात अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जैसे देखो, मान लो कि हमारे पास एक ये कंटेनर है और हम इसके अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, जो मतलब A प्लस B रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना। ये मान लो जो रेड हैं वो A मॉलिक्यूल्स हैं, क्या समझे, और जो ब्लैक से डॉट हैं ये B मॉलिक्यूल्स हैं। और मान के चलो कि एक ए क्या है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं कि 227 डिग्री सेल्सियस या बोलो 300 केल्विन। वैसे जनरली 298 केल्विन लेते हैं, लेकिन हमने 300 ले लिया है ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा सेट रहे। तो देखो, आखिरकार हम मान के चलते हैं कि इनके पास रूम टेम्परेचर पे इनके पास एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी या जस्ट एनर्जी बोलो, ई की वैल्यू इनके पास 23 केल्विन। क्या समझे, 23 केल्विन। और जैसे जो ए और बी की रिएक्शन है, इस रिएक्शन होने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू मतलब ई टी की वैल्यू होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 36 केल्विन। कितनी होनी चाहिए, 36 केल्विन। और एक बात हमेशा याद रखना कि चलो बाद में बताते हैं। और मान लो तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ई ए है, इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो है 13, सॉरी ये जूल में होगी, जूल है, सब जूल है, गलती से लिखा गया है, 13 जूल। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। तो सबसे पहले रीड करो कि आखिरकार एक्टिवेशन एनर्जी की क्या एनर्जी होती है। देखो, एक्सेस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी गेन करनी पड़ती तब जाके वो कोई केमिकल रिएक्शन कर पाता है। जैसे देखो, ये सब थ्रेशोल्ड एनर्जी भूल जाओ, अभी जस्ट तुम्हें याद रखो कि मॉलिक्यूल्स के पास 23 जूल एनर्जी है। और हम क्या देखते हैं कि ए एंड बी जो है इसकी रिएक्शन है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है कितनी, ई ए मतलब 13 जूल। मतलब इन मॉलिक्यूल्स को 13 जूल और एनर्जी चाहिए पड़ेगी तब जाके रिएक्शन कर पाएगा। तो जब ये मान लो ये मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास, ये मॉलिक्यूल्स था, अभी इसके पास है 23 जूल एनर्जी। जब ये 13 जूल एनर्जी इसके पास और हो आ जाएगी तो अब इसके पास एनर्जी कितनी आ गई है, अब इसके पास एनर्जी आ गई है 36 जूल। जैसे ही 36 जूल आ जाएगी तब ये केमिकल रिएक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाएगा, मतलब अब ये रिएक्शन कर सकता है।
और तुम देखोगे जैसे इसमें 13 जूल हो जाएगा और वैसे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास पहुंच जाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो एक पेड़ पे आम लगे हैं, दोबारा वही एग्जाम्पल देते हैं। ये रहे तुम, ये रहा आम, मान लो कोई फल, तुम आखिरकार पत्थर मारते हो ना, तो आखिरकार उतनी पत्थर के पास उतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो आम तक पहुंच जाए। कॉलेज सही निशाना घले ना घले वो बात की बात है, लेकिन आखिरकार वहाँ तक तो उसको पत्थर को पहुँचना चाहिए। वही है थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आएगा नहीं ये बेसिक क्या है। अब देखो तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। एक्टिवेशन इज एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, या फिर बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर। रिएक्टेंट समझे कि नहीं समझे? अभी अगर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या आई हो तो इस जहाँ से मैंने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाना स्टार्ट किया वहाँ से रिवाइज कर लो। चलो, अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब इसी चीज़ को हम समझते हैं ग्राफ की हेल्प से। ये मान लो एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं एनर्जी, एनर्जी पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स, मतलब वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के पास है, और यहाँ ले रहे हैं हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जैसे प्रोसीड होती जा रही है। मेन इम्पॉर्टेंट ये है, क्या है मेन इम्पॉर्टेंट आखिरकार फैक्टर ये है। यहाँ मान के चलते हैं कि क्या है, यहाँ हमने मान लिया है कि इसके पास ये 7 जूल, 14, 21, 28 और 35 और 42 जूल, ये मान लो ग्राफ बन गया है। तो आखिरकार जब ये रूम टेम्परेचर था, मतलब जब ये रिएक्शन कुछ स्टार्ट नहीं, तो आखिरकार मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी है? तुम अगर देखोगे तो मॉलिक्यूल्स के पास अभी जस्ट है 23 जूल एनर्जी। कितनी है मान के चलते यहाँ आ गई होगी। समझे कि नहीं समझे? मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो मॉलिक्यूल्स के पास इतनी जूल एनर्जी थी। अब हम क्या करेंगे कि हम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब कहोगे इनके पास एनर्जी कहाँ से आएगी? तो जस्ट अभी हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे या फिर जैसे हम हीट देंगे वैसे इनके पास एनर्जी गेन आएगी। मतलब जैसे तुम हीट दोगे तो उनका टेम्परेचर राइज़ करेगा, टेम्परेचर राइज़ करेगा तो उसकी वेलोसिटी राइज़ करेगी, और वेलोसिटी राइज़ करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे इसने, और हाँ, और हम क्या देखते हैं कि एक यहाँ एक ऐसी लाइन खींच लो। ये लाइन किसकी है? ये लाइन है थ्रेशोल्ड एनर्जी की, ई टी की। मतलब हमने क्या किया कि जब हमने मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देना स्टार्ट की तो यहाँ से देते गए देते गए देते गए और इसकी एनर्जी पहुँची थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास। मान लो जो मॉलिक्यूल्स था अपने स्टार्टिंग में अपने पास, देखो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझो, बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ये मॉलिक्यूल्स है, इसके पास 23 जूल एनर्जी है। फिर हमने क्या किया कि इस मॉलिक्यूल्स को हीट दी। जैसे जैसे हम हीट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे या फिर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। एनर्जी बढ़ते 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 इसकी एनर्जी हो गई है कितनी? 36 जूल। और जैसे इसकी 36 जूल क्रॉस मतलब पास में आएगी वैसे ही ये जो अदर मॉलिक्यूल जो होंगे ना उसके साथ ये कोलाइड करेगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ बनता है क्या? यहाँ बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल, घबराओ नहीं, समझे कि नहीं? इसे मैं समझाऊंगा H2 एंड I2 के एग्जांपल समझाऊंगा। तो जैसे यहाँ बनती है, और दुनिया का एक नियम है कि कोई भी चीज़ होती है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है। तो जैसे ही यहाँ से होता है तो रिएक्शन मतलब यहाँ इंटरमीडिएट बनता है और फिर आगे बढ़ते 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 रिएक्शन हो जाती है कुछ यहाँ पे। मतलब
जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ गई है, कितनी एनर्जी बची 7 जूल। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है 23 जूल, जबकि प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के पास है 7 जूल एनर्जी। और जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी। तुम क्या याद रखो कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। समझे कि नहीं समझे? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तुम कहोगे मोस्ट अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस समय पे। समझा वो एक एग्जांपल से। अब देखो यहाँ एक लाइन खींचो ऐसी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन करी है वही कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स गेन करते हैं रिएक्शन करने के लिए। और एनर्जी अपन ने यहाँ कहाँ किस चीज़ से दी? यहाँ अपन ने एनर्जी दी है हीट से या टेम्परेचर राइज करने से। तो आया समझ में कि नहीं आया है? कि अब देखो ये जो यहाँ से ये इतना जो डिफरेंस है ना एनर्जी का, ET माइनस ER का, वही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जब मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक दी गई तब जाके इसने रिएक्शन कर पाई। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी बात। अब समझो, देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे? कि देखो मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि इसे बोल देते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि एनर्जी ऑफ रिएक्शन डेल एच क्या है, तुम कहोगे एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या समझे? तो क्या लिखो ER माइनस EP। तो इस एग्जाम्पल से क्या होगा? 23 माइनस 7 कितना आएगा? 16 जूल। मतलब ये रही रिएक्शन की एनर्जी। क्लियर? अब देखो, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट्स रह गया होगा, जो डाउट्स है कौन सा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मैं कहूँगा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को समझने से पहले तुम क्या समझो? तुम समझो एक्टिवेटेड स्टेट। एक्टिवेटेड स्टेट बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट भी इसी को हम लोग बोलते हैं। इतना सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई है? आखिरकार ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड स्टेट किसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखो। तो देखो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन ट्रांजिशन या एक्टिवेटेड स्टेट। मतलब एक्टिवेटेड स्टेट वो अवस्था या वो सिचुएशन या वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है कि जब उनके, देखो, व्हेन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स पजेस द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EA। मतलब जब मॉलिक्यूल्स, जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो EA के बराबर एनर्जी गेन कर लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जब उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास पहुंच जाती है, उस समय के कॉन्फ़िगरेशन, उस समय के स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्टेट। ऐसे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और I2 है, इन दो की रिएक्शन होती है और बनता है HI। ऐसे बनता है कि नहीं बनता है? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इन दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच की भी एक अवस्था होती है, मतलब सिचुएशन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में ही सारा, ट्रांजिशन स्टेट ही सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है। देखो मान लो H और H, ये रिएक्टेंट है, I
रिएक्टेंट हुआ। जैसे ही इसकी ट्रांजिशन स्टेट आता है, या फिर कह सकते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब इसी समय बॉन्ड बनते हैं और इसी समय बॉन्ड टूटते हैं। आई आई देखो, इन दोनों का बॉन्ड है, इन दोनों का बॉन्ड, इन दोनों का बॉन्ड, इन दोनों का बॉन्ड। तो पता इसमें पता क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और इन दोनों के बीच का बॉन्ड बन रहा है। समझे कि नहीं समझे? मतलब इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और इन दोनों के बीच के बॉन्ड का बन रहा है। इस कॉन्फ़िगरेशन को, इसको कहते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इस सिचुएशन को, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन या एक्टिवेटेड स्टेट। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद बन जाता है HI। बेसिकली बैलेंस करने के बाद यहाँ 2 आ जाता है ना, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं HI के। थोड़ा बहुत अब तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की एक नई डेफिनेशन क्या आती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो और इम्पोर्टेंट बात, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब तो मैं समझाऊंगा किस तरीके से, देखो। और यहीं से तुम्हें समझ में आएगा कि रूम टेम्परेचर पे फ्यूल क्यों नहीं जलता है और उसमें माचिस लगाने के बाद फ्यूल क्यों जलना स्टार्ट हो जाता है। हमने देखा कि NO और प्लस O2 बैलेंस करेंगे, यहाँ ऐसे तरीके से आ जाएगा NO2। ये रिएक्शन फास्ट है, जब कि कार्बन मोनोऑक्साइड 1/2 O2 गिव्स CO2, ये रिएक्शन स्लो है। अब देखो दोनों में ऑक्सीजन ही है, लेकिन दोनों की थोड़ी सिचुएशन अलग हो रही है। सब कुछ सेम है, लेकिन आखिरकार एक रिएक्शन फास्ट और एक रिएक्शन स्लो क्यों है। यहाँ हम बनाते हैं ग्राफ इसका। देखो हम मान के चलते हैं कि NO के पास इतनी एनर्जी है और इसका थ्रेशोल्ड है यहाँ तक, उसने यहाँ तक गेन कर लिया है। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है इतनी। समझे? अब हमने देखा कि जो दूसरी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, मान के चलते हैं कि CO के पास भी इतनी एनर्जी है, लेकिन उसका थ्रेशोल्ड है इतना। तो इसका मतलब है कि उसको करना पड़ेगा कुछ इतना। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA होगी, EA1 बोल देते हैं, EA2। अब तुम क्या देख रहे होगे, EA2 इज़ ग्रेटर देन EA1। इस बात से पता लगता है कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो रिएक्शन फास्ट होगी, और जबकि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन स्लो होगी। अब पता क्यों होगी? क्योंकि देखो जैसे ही तुम रूम टेम्परेचर पे थे, तुमने उसे थोड़ा और टेम्परेचर दिया, उसने उन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, थ्रेशोल्ड एनर्जी गेन कर ली। थ्रेशोल्ड एनर्जी गेन करी और रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लो यहाँ 27 डिग्री था, 27 से हम इसे 35 पे लेके आए, तो 35 पे तो NO रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिए कि नहीं कर दिए हैं? जस्ट ऐसा रॉ बता रहे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने पे होता है। मान लो इस पर कर दिया है, लेकिन और इसके लिए चाहिए पड़ती 70। तो आखिरकार CO वाले तो यहाँ रिएक्ट नहीं करेंगे ना, लेकिन NO वाले रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है उसे कम एनर्जी देनी पड़ती है और वो जल्दी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। रिएक्शन जल्दी स्टार्ट होगी और ज़्यादा, देखो जैसी ज़्यादा मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन करी तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। हाँ, अब दिक्कत इस जगह आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। देखो इतना बात याद रखना, जितने ज़्यादा नंबर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी वो प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी
मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ज़्यादा प्रोडक्ट बनने का मतलब होता है कि रिएक्टेंट ज़्यादा खर्च होगा, और ज़्यादा रिएक्टेंट खर्च होने का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो रही है। इतना सिंपल सा बात समझ में आया कि नहीं आया है? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताना। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक फ्यूल ए रहा, दूसरा फ्यूल ए रहा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हम मान के चलते हैं 5 जूल है, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 30 जूल है। तो बताओ किसका रेट फास्ट होगा? तुम कहोगे भैया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम उसका रेट फास्ट ज़्यादा। हाँ, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये जो फ्यूल होते जितने, वो रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं जलते हैं। बेसिकली देखो, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन कंबशन रिएक्शन हो जाती है कि नहीं? अब तो तुम बड़े हो गए ना। कंबशन मतलब अगर मान लो कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, मतलब कंबशन रिएक्शन है। अब तुम देखते हो कि लो पेट्रोल रखी है यहाँ, कैरोसिन रखा है, लेकिन फिर भी एक क्यों नहीं जल रहा है? देखो, पेट्रोल है, फ्यूल है, ऑक्सीजन है, फिर भी ये नहीं जल रहा है। क्योंकि फ्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब तुम कहोगे माचिस लगाने पे क्यों जल जाता है? जब इसमें हम माचिस लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी के पास पहुँचते हैं, वैसे रिएक्शन करना स्टार्ट होते हैं। और तुम जानते हो कि कंबशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि वो और हीट प्रोड्यूस करने लगते हैं। जैसे इसमें से और आग हीट निकलती है तो जो इसके सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो एनर्जी गेन करते, वो एक्टिवेशन एनर्जी पहुँचते हैं, फिर वो हीट कर ले, मतलब फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमें माचिस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। रिवर्सल रिएक्शन का मतलब होता है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है। समझे कि नहीं समझे? इस तरीके की रिएक्शन कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब A प्लस बी मिला के C प्लस डी बनाता है, वैसे C प्लस डी मिला के A B बन जाता है। अगर ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं तो 11th क्लास वाला देखें, वहाँ से ज़्यादा बेहतरीन रहेगा समझ में। देखो, चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं, मान लो कि रिएक्टेंट है, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ये है, तो उसने इतनी एनर्जी गेन करी, और प्रोडक्ट की एनर्जी आ गई इतनी। मान लो यहाँ 5 मान लेते हैं, यहाँ 15 मान लेते हैं, यहाँ 30 मान लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच को बोलते हैं हम एनर्जी ऑफ रिएक्शन। समझे? अब देखो, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इस डायरेक्शन से ऐसे जा रही है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी इसी डायरेक्शन से ऐसे आएगी। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए एक्टिवेशन एनर्जी है, जबकि बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड यहाँ से स्टार्ट होगी ना ऐसे, तो बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ए रही। ए बैकवर्ड के लिए है, ए फॉरवर्ड के लिए है। तुम देख रहे हो कि फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम है और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। इसलिए कुछ रिएक्शन बैकवर्ड अपने आप नहीं हो पाती हैं, उन्हें काफ़ी अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है बैकवर्ड रिएक्शन कराने के लिए। समझे कि नहीं समझे? और तुम एक चीज़ और यहाँ देखोगे, यहाँ तक, यहाँ के लेके यहाँ तक के बीच के गैप डेल एच, इसकी वैल्यू अगर तुम देखोगे तो तुम्हें नेगेटिव देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 - 15 नेगेटिव देखने को मिलेगी। ये तुम्हें रिएक्शन दिखेगी कौन सी? एक्सोथर्मिक। समझे कि नहीं समझे? एक्सोथर्मिक। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया है? और यहाँ इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या देखने को मिल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन
इज स्मॉलर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ तक दो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और डेल एच की वैल्यू क्या है? फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी और माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का आया 15 और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का कितना आया है 25। 15 माइनस 25 करोगे आंसर कितना आएगा? -10 ही आएगा कि नहीं आएगा? चाहे कान सीधे हाथ से पकड़ो चाहे उल्टे हाथ से पकड़ो, कान तो एक ही पकड़ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ही फॉर्मूला बना दिया इन लोगों ने। ये रहा हमने किसके लिए बात करी है? ये करी हमने एक्सोथर्मिक के लिए। अब चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, अगर रिएक्शन हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी तो होना कंपलसरी है। मान लो ये रहा, रिएक्शन स्टार्ट हुई, ऐसे गई और यहाँ तक आ गई है। देखो एक्सोथर्मिक में तुम क्या देखते हो कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट से। मतलब प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है, रिएक्टेंट के पास ज़्यादा है। जबकि तुम इस रिएक्शन में देख रहे हो कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम है, प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज़्यादा है। देखो ये रहा, यहाँ से खींच दो और ये एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच को गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिएक्टेंट से लेके थ्रेशोल्ड तक के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे? और हाँ, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ये बेसिकली ग्राफ एनर्जी का ले रहे हैं। ये भी एनर्जी का ही है और ये है प्रोग्रेस ऑफ एनर्जी और ये भी प्रोग्रेस ऑफ एनर्जी है। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं है तो कई बार देखना, तब जाके समझ में आएगा। टॉपिक थोड़ा अलग सा है ना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब यहाँ तो हम क्या कह सकते हैं? डेल एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसकी वैल्यू तुम देखोगे पॉजिटिव आएगी। हाँ, मान के चलते हैं कि प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की एनर्जी 15 है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमने मान ली 27 है और थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने मान के चलते हैं कि 40 है। तो आखिरकार इसकी कितनी है? 15 प्रोडक्ट 27 माइनस 15, आंसर कितना आया? 12 जूल। अब दूसरा मेथड ये भी है कि एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड एनर्जी का कितना एक्टिवेशन है? 40 माइनस 15, 40 माइनस 15 करो कितना आता है? 5, 25। इसकी वैल्यू 25 आई है। और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। बैकवर्ड के लिए कितना आ रहा है? 40 माइनस 17, आंसर आता है 13। 25 में से 13 गए, कितने बचे? 12। तो मेरा समझाने का ही मतलब था कि हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में तुम क्या देख रहे हो कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब अगर तुम्हें फॉरवर्ड रिएक्शन करानी पड़ेगी तो तुम्हें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी और बैकवर्ड तो कम अमाउंट में भी एनर्जी में हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई डाउट्स, कोई समस्या रह गई हो तो कमेंट्स में लिखें और इसे कोशिश करें बार बार देखें, बार बार समझें तो और ज़्यादा समझ में आएगा।